हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे जो कि ज्योतिष शास्त्र में लागू होता है। उसका नाम है भावार्थ भावम का सिद्धांत। ये भावार्थ भावम का सिद्धांत क्या है, आइए जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। भावार्थ भावम सिद्धांत। भावार्थ भावम का मतलब होता है उस भाव से उतने ही घर आगे गिनना और उसके गहराई से अध्ययन करना भावार्थ भावम सिद्धांत के अंतर्गत आता है। जैसे कुंडली में अगर हम पहले घर के गहराई से अध्ययन करेंगे तो पहले से पहला कौन सा हुआ, पहला ही हुआ, लग्न ही हुआ, जिससे कि स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वयं का शरीर, रंग रूप, आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव, विनम्रता, स्वास्थ्य, विवेक आदि का विचार किया जाता है। अगर इसका गहराई से अध्ययन करना हो तो पहले ही भाव का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। दूसरे से दूसरा कौन सा हुआ, ये दूसरा हुआ। दूसरे से दूसरा हुआ एक, दो, दूसरे से दूसरा तीसरा हुआ। यानी यदि हमें दूसरे भाव से जो विचार किया जाता है उसका अगर गहराई से अध्ययन करना हो तो तीसरे भाव को भी अच्छी तरह से देखना होगा। जैसे दूसरे भाव से वाणी का विचार किया जाता है, जो हम बोलते हैं हमारी वाणी कैसी है उसका विचार किया जाता है। वहीं तीसरे भाव से देखा जाए तो तीसरे भाव से वार्तालाप की कला देखी जाती है, कम्युनिकेशन देखा जाता है। यानी हम बोलने में कितने चतुर हैं, हमारी भाषा शैली कैसी है इत्यादि का गहराई से अध्ययन करने के लिए तृतीय भाव को भी देखा जाता है। लेखन की क्षमता, वाणी के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति की क्षमता हमारे अंदर कैसी है उसका विचार तृतीय भाव से किया जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वाणी की भी स्टडी करने के लिए हमें तृतीय भाव का भी अध्ययन करना पड़ता है, गहराई से अध्ययन करने के लिए। उसी तरह से दूसरा हुआ तीसरा। अब तीसरे से तीसरे की बात करें। अच्छा एक बात और बताता हूँ। जैसे द्वितीय भाव से भाषा का विचार किया जाता है, उसी प्रकार वार्तालाप या लेखन के माध्यम से भाषा की अभिव्यक्ति भी की जाती है। इस प्रकार से तृतीय भाव से लेखन का विचार भी किया जाता है, वार्तालाप की अभिव्यक्ति का भी विचार किया जाता है, ऊर्जा का भी विचार किया जाता है। इस तरह से भाषा और लेखन शैली का परस्पर संबंध होने से दूसरे भाव के साथ साथ तृतीय भाव का भी अध्ययन करें तो द्वितीय भाव की वीक स्टडी यानी गहराई से अध्ययन होगा। आगे चलते हैं। तीसरे से तीसरा भाव यह है एक, दो, तीन। तीसरा भाव यह है, यहाँ से तीसरा गिनेंगे तो एक, दो, तीन। तीसरा भाव ये हुआ। तीसरे से तीसरा हुआ पांचवा भाव। अब देखिए तीसरे भाव से जैसे साहस का, मेहनत का, पराक्रम का विचार किया जाता है। तो अब देखिए और वहीं पंचम भाव से शिक्षा का, ज्ञान का विचार किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव से भाषा का विचार किया जाता है, हमारी भाषा शैली कैसी है उसका विचार किया जाता है। उसका बड़ा रूप लेखन हुआ, भाषा की अभिव्यक्ति लेखन के माध्यम से कैसी रहेगी या लेखन की अभिव्यक्ति हमारी कैसी रहेगी उसका विचार किया जाता है तृतीय भाव से। इसी प्रकार यहाँ पर
द्वितीय भाव से प्रारंभिक शिक्षा का विचार किया जाता है, वहीं पर माध्यमिक शिक्षा का विचार जो है पंचम भाव से किया जाता है। इस प्रकार से द्वितीय और तृतीय और पंचम भाव एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। तो ये होता है भावोद्भावम का मतलब। इसी प्रकार से और समझाता हूँ। चतुर्थ से चतुर्थ गिने, चौथे से चौथा गिने तो 1 2 3 4, चौथे से चौथा हुआ 7वां। अब देखिए चौथे भाव से किसका विचार किया जाता है? मकान, माता, सुख सुविधा, जमीन जायदाद, वाहन आदि का विचार जो है चौथे भाव से किया जाता है। अब सप्तम भाव से किसका विचार किया जाता है? समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, डेली जो इनकम होती है, रोजमर्रा की जो इनकम होती है उसका विचार किया जाता है। तो आप ये देखिए दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो देखिए डेली की जो इनकम होगी, जो आय होगी, उसी आय के बल पर ही हम मकान, जमीन जायदाद, सुख सुविधा आदि का उपभोग कर सकते हैं। बिना इनकम के कोई ये हासिल नहीं कर सकता है, न मकान, न माता, न सुख सुविधा, न जमीन जायदाद। इस प्रकार से चौथे और सातवें का भी आपस में कनेक्शन हुआ। उसी प्रकार से जननांग की बात करें, जननांग की बात करें तो अब जैसे ये माता का स्थान है और अब यहाँ से सातवां, यहाँ आपका लाइफ पार्टनर जो होगा, पत्नी जो होगी, उसके जननांग का विचार किया जाता है। उसकी वो किसकी माता? आपके बच्चों की। तो यहाँ पर भी जननांग का विचार किया जाता है सप्तम भाव से। इस प्रकार से चौथे भाव से इसका कनेक्शन होने के कारण ये चौथे भाव की अगर गहराई से अध्ययन करनी हो तो सप्तम भाव का भी अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है गहराई से अध्ययन करने के लिए। उसी तरह से सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। व्यापार होगा तब इनकम होगी, इनकम होगी तो ये सब जो हैं सुख सुविधाओं का विचार, हम सुख सुविधाओं का उपभोग हम कर सकते हैं। इस प्रकार से चौथे और सातवें भाव का आपस में कनेक्शन हुआ, क्योंकि ये चौथा से चौथा सातवां भाव हुआ। आगे चलते हैं। पंचम भाव की बात करें तो पाँचवें से पाँचवां कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5, पाँचवें से पाँचवां हुआ 9वां। अब देखिए यहाँ पर पाँचवें भाव से किसका विचार किया जाता है? संतान का, भावनाओं का, अचानक धन प्राप्ति का। अब देखो ये आप हैं और ये 9वां भाव है। यहाँ पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है। अब शिक्षा का गहराई से अध्ययन करने के लिए नवम भाव का भी विचार किया जाता है, क्योंकि नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है कि आप जीवन में उच्च शिक्षा हासिल करेंगे या नहीं। उच्च शिक्षा से तात्पर्य जैसे PhD वगैरह, सर्जन, डॉक्टर बनेंगे या नहीं, इस तरह का इस भाव से विचार किया जाता है। तो यहाँ देखिए एक और पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, वहीं नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। इस प्रकार से ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। यह हुआ भावोद्भावम का मतलब। इसी प्रकार से संतान की दृष्टि से देखें तो नवम भाव जो है पिता का भाव कहलाता है। अब ये संतान का भाव कहलाता है पंचम भाव। अब पंचम से पंचम देखें तो 1 2 3 4 5, यानी ये पंचम से पंचम। तो जैसा आप व्यवहार अपने पिता के साथ व्यवहार करेंगे, पुनः ही वैसा व्यवहार आपको आपके संतान के साथ करने को मिलेगा, या यूँ कहें कि आपके संतान भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा
आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं वही आपको पुनः देखने को मिलेगा। ये हुआ इस तरह से पंचम से पंचम, इस तरह से इन सब का आपस में कनेक्ट हुआ, शिक्षा की दृष्टि से भी, संतान की दृष्टि से भी। इसलिए यह कहलाता है भावानुभाव का सिद्धांत। यानी पंचम भाव के गहराई से अध्ययन करने के लिए हमें नवम भाव का भी अध्ययन करना पड़ेगा। ये हुआ इसका मतलब। अब आगे चलते हैं छठे से छठा भाव। छठा भाव कौन सा है? ये यहाँ से छठा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, छठे से छठा हुआ 11वां। अब देखिए छठे भाव से विचार किया जाता है, रोग ऋण शत्रु का विचार किया जाता है, बीमारी का विचार किया जाता है, रोग का विचार किया जाता है। वहीं 11वें भाव से छोटी मोटी बीमारियों का भी विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि छठा भाव 11वें भाव का प्रतिबिंब है। यूँ कह सकते हैं कि जो भी भाव है उससे उतने ही घर आगे जो भाव होता है वो एक दूसरे का प्रतिबिंब होता है। जैसे ये बीमारी का है तो ये छोटी मोटी बीमारी का। इसी तरह से जॉब प्रतियोगी परीक्षा का विचार भी छठे भाव से किया जाता है। छठे भाव से विचार किया जाता है रोग ऋण शत्रु मामा बीमारी उधारी जॉब प्रतियोगी परीक्षा। अब प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रतियोगी परीक्षा अगर आप क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, वहाँ से इनकम होगा, ये आएगा। क्योंकि ये छठे से छठा हुआ 11वां भाव, 11वां भाव लाभ का होता है। इनकम होगी, इनकम कब होगी? जब आप कोई कंपटीशन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तब इनकम होगी। इस प्रकार से ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। ये मतलब हुआ भावानुभाव का। यानी जो भी भाव है उस भाव से उतने ही कर आगे जो भाव है वो आपस में एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं। ये है मतलब। अब सातवें से सातवां गिने, सातवें से सातवां गिने तो 1 2 3 4 5 6 7। सातवां हुआ आपका लाइफ पार्टनर। सप्तम भाव से विचार किया जाता है जीवन साथी का, समाज में मान सम्मान का, शादी ब्याह का, पार्टनर का, व्यापार का, डेली इनकम का, जननांग का। और सातवें से सातवां हुआ लग्न। लग्न। अब देखिए आप अपने पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार वो आपके साथ करेगा या करेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, क्योंकि ये दोनों सातवें से सातवां है। इसलिए ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। व्यापार। अब जैसे आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार वो आपके साथ करेगा। यदि मान लीजिए सप्तम भाव पाप ग्रहों से ग्रसित हो या पाप प्रभाव में हो तो आपके वैवाहिक जीवन पर असर डाल सकता है। ये शुभ स्थिति में हो तो अच्छा रहता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि वो आपके लिए कैसा रहेगा या कैसी रहेगी। अगला बात करते हैं आठवें से आठवां। जैसे ये आठवां भाव है, आठवें से आठवां गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवें से आठवां हुआ तीसरा। तो अब देखिए आठवां भाव होता है बाधाओं का, रुकावटों का, मृत्यु तुल्य कष्ट का, ऑपरेशन का, उम्र का, ससुराल का। अब देखिए समझाता हूँ। जैसे तृतीय भाव मेहनत का होता है और आठवां भाव भी कष्ट का होता है। मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत कष्ट उठाना ही पड़ता है, मजबूरी भी कह सकते हैं इसे। इस वजह से यह इसका प्रतिबिंब हुआ।
आठवां और तीसरा भाव एक दूसरे का प्रतिबिंब हुआ। इसी तरह यदि देखा जाए तो ये गहरी खोज का भी, अब जैसे ऑपरेशन को ही लें, ऑपरेशन करेंगे तो कष्ट होगा, उसमें साहस की ज़रूरत होगी, हिम्मत की ज़रूरत होगी। ऑपरेशन कराएंगे तो अब साहस और हिम्मत कहाँ से आएगा? तृतीय भाव से, क्योंकि ये आठवां और तृतीय भाव एक दूसरे के कनेक्टेड है, क्योंकि आठवां और तीसरा एक दूसरे से परस्पर आठवां है, आठवें से आठवां तीसरा है, इसलिए तो इस प्रकार से ये कनेक्टेड हैं। अगली बात करते हैं नौवें से नौवां। नौवें से नौवां कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नौवें से नौवां हुआ पांचवा। अब देखिए नौवें भाव से विचार किया जाता है, नौवें भाव से विचार किया जाता है धर्म का, भाग्य का और पिता का। अब देखिए ये भी आपस में कनेक्टेड हैं। पिता के साथ जैसा व्यवहार किया जाएगा वैसा ही व्यवहार आपकी संतान भी आपके साथ करेगी, क्योंकि ये नौवें से नौवां पांचवा भाव है, क्योंकि पांचवा भाव संतान का कहलाता है, इसलिए। इसी तरह से पांचवें भाव से जैसे ननिहाल का विचार किया जाता है, वहीं इसी तरह से नौवें भाव से आपके जो छोटे साले साली हैं उनका भी विचार किया जाता है। पंचम भाव न शिक्षा का है, शिक्षा से आपके धर्म में रुचि होती है, धर्म में रुचि होती है और शिक्षा के द्वारा ही विदेश गमन होता है। जैसे विद्या ददाति विनयम विनयादयाति वाचलाम, वो संस्कृत में एक श्लोक है, उसके अनुसार विद्या विदेश गमन करने में बंधन होती है। इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त होगी तभी आप विदेश जाने के लायक होंगे, इस योग्य होंगे, विद्या वहाँ पर काम आएगी। इस तरह से पंचम भाव का नवम भाव से संबंध होने के कारण ये नवम से नवम, अगर नवम भाव की भी स्टडी करनी है तो पंचम भाव को भी देखना होगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। अब आगे चलते हैं 10वें से 10वां। 10वें से 10वां गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें से 10वां हुआ 7वां भाव। अब देखिए 10वां भाव होता है व्यवसाय का, पद का, प्रोफेशनल लाइफ का, इनकम का, प्रोफेशनल लाइफ का। प्रोफेशनल लाइफ में जब हम काम करते हैं तो हमारी इनकम होती है, हमारी इनकम होती है और उस इनकम से और उस इनकम की जो है सप्तम भाव से भी इनकम का ही विचार किया जाता है। यानी हमारे व्यवसाय की या हमारे प्रोफेशनल लाइफ से जो इनकम हो रही है उसकी अगर गहराई से अध्ययन करना हो तो सप्तम भाव का भी अध्ययन किया जाता है। वहीं देखो सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, व्यापार में भी इनकम होती है। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो दसम भाव का विचार किया जाता है, दसम भाव से भी व्यवसाय या नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी पैसा आता है। तो इस प्रकार से यहाँ से सप्तम भाव से इनकम का विचार किया जाता है और दसम भाव से प्रोफेशनल लाइफ का विचार किया जाता है। इस प्रकार से ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। व्यापार करोगे तब भी पैसा आएगा और नौकरी करोगे तब भी पैसा आएगा, यानी इनकम होगी, इसलिए आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये होता है भावाभावम सिद्धांत। आगे बात करते हैं 10वें से 10वां हो गया। अब 11वें से 11वां, 11वें से 11वें की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें से 11वां हुआ 9वां भाव। अब देखिए
जैसे यहाँ 11वें भाव से क्या किसका विचार किया जाता है? बहू का, दामाद का, कर्म से लाभ का। कर्म के लाभ का मैंने आपको बता दिया है, प्रोफेशनल लाइफ से होता है लाभ होता है, वो बता दिया है। इच्छा पूर्ति का, इच्छा पूर्ति कब कर पाएंगे? जब 10वें भाव 7वें भाव से इनकम होगी तभी तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। और इच्छा पूर्ति छोटी मोटी बीमारी का भी मैंने आपको बता दिया। बड़े भाई बहन, अब देखिए बड़े भाई बहन, यहाँ पर देखिए आपके बड़े भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन का विचार किया जाता है। ये हुआ 9वें से 9वां, 11वें से 11वां। एक, दोबारा बोलता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वें से 11वां हुआ 9वां। अब देखो लाभ होगा तभी आप के, अब 11वें से 11वां, 11वें से 11वां इच्छा पूर्ति कब कर पाओगे? जब इनकम होगी। विदेश यात्रा कब कर पाओगे? जब इनकम होगी। इस प्रकार से इसका भी आपस में संबंध है, 9वें से 11वें का भी संबंध है। अब उसके बाद बात करते हैं 12वें से 12वां। 12वें से 12वां भाव किसका कहलाता है? खर्चे का, जल यात्रा का। जो जितने भी खर्चे होते हैं वह भी 12वें भाव से ही देखा जाता है। तो अब 12वें भाव का 12वां कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इच्छा पूर्ति का घर हुआ 11वां और लाभ का घर हुआ 11वां। अब लाभ होगा, इच्छा की पूर्ति तब कर पाओगे जब इनकम होगी, आय होगी। ये आय का भाव है। अब आय होगी तभी तो विदेश यात्रा कर पाएंगे, खर्चा उठा पाएंगे। इस तरह से ये 11वां और 12वां एक दूसरे का कनेक्टेड हुए। यानी 12वें घर की अगर गहराई से अध्ययन करना हो तो 11वें का भी अध्ययन करना होगा। अब हम बताते हैं, ये तो हुई अध्ययन वाली बात। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर देखिए 8वां भाव ससुराल का भाव है। अब देखिए आपका जो परिवार है वो आपसे, ये आप हैं, ये आपसे दूसरा, ये यहाँ द्वितीय भाव से कुटुंब का, परिवार का विचार किया जाता है। आपसे दूसरा आपका परिवार हुआ, ये आपका लाइफ पार्टनर हुआ। तो 7वां भाव आपका लाइफ पार्टनर हुआ। 7वें भाव से दूसरा भाव कौन सा हुआ? 8वां भाव हुआ। तो आपकी पत्नी या पति से दूसरा भाव 8वां हुआ। तो यानी उसके घर वालों का, मम्मी पापा भाई बहन का, हाँ, वो भाव कहलाया है, यानी आपका ससुराल। इसी प्रकार से 8वें भाव से ससुराल का भी विचार किया जाता है, यानी ये आपका परिवार, ये आपके पार्टनर का परिवार। इसी तरह से एक और बात बताना चाहूँगा। जैसे ये 5वां भाव 1 2 3 4 5, ये 5वां भाव, ये आप हैं, आपके संतान है, आपके संतान है। आपका लाइफ पार्टनर आपसे 7वां हुआ, आपके संतान का लाइफ पार्टनर यानी उससे 7वां। 1 2 3 4 5 6 7, 11वां भाव हुआ। अब 11वें भाव से किसका विचार किया जाता है? बहू, दामाद आदि का विचार किया जाता है। यानी आपके बेटे या बेटी का लाइफ पार्टनर या तो बहू होगी या दामाद होगा, ऐसे देखा जाता है। तो ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट हैं। और राजयोग वाली बात बताएं तो राजयोग का मतलब होता है, जैसे शुभ भावों का स्वामी शुभ भाव में ही बैठा हो तो राजयोग वाली स्थिति होती है। जैसे 10वें का स्वामी 7वें में बैठा हो तो राजयोग हो गया। चतुर्थ का स्वामी 7वें में बैठा हो तो राजयोग हो गया।
तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में इन भावों के स्वामी अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे जीवन साथी से व्यवहार अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, रोजमर्रा वो प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ये लेकिन ये बात छठे, आठवें और 12वें भाव में लागू नहीं होती है। यानी मतलब ये हुआ, छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी अपने से उतने ही भाव आगे हो तो ये नियम लागू नहीं होगा, यानी वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। जैसे छठे से छठा मैंने आपको बताया था 11वां, तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। छठे भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में चला जाए तो अच्छे परिणाम नहीं देगा। आठवें से आठवां हुआ दूसरा, आठवें भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में चला जाए तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। ऐसे ही 12वें से 12वां, 12वें भाव का स्वामी अगर पहले भाव में चला जाए तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। शेष सभी ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देंगे, 6, 8 और 12 को छोड़कर। तो आशा करता हूँ आपको यह बात समझ में आ गई होगी। स्वयं के बारे में तो देखते ही हैं, पहले भाव से सब कुछ मैंने बता ही दिया, सब कुछ देखा जा सकता है इससे सब कुछ। जैसे और भी आगे की बात, जैसे मामी के परिवार वाले या अपने भाई बहनों के ससुराल वालों के बारे में, सबके बारे में पता लगाया जा सकता है, सब कुछ पता लगाया जा सकता है कुंडली के माध्यम से। उसके अलावा राजयोग का मैंने आपको बता ही दिया है। ये राजयोग ऐसे बनता है, शुभ भाव का स्वामी अगर शुभ भाव में ही बैठा हो तो राजयोग वाली स्थिति बनती है। आशा करता हूँ आपको ये भावन का सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।